नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का सेमेस्टर वाला के यूट्यूब चैनल पर। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग मशीन डिजाइन सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम को ध्यान पे रखते हुए। ठीक है, तो आज हम लोग डिजाइन अगेंस्ट रिवर्स स्ट्रेसेस देखेंगे फाइनाइट लाइफ के लिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिजाइन अगेंस्ट रिवर्स और कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस देखा था इनफाइनाइट लाइफ के लिए। आज हम लोग देखेंगे डिजाइन अगेंस्ट रिवर्स और कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेसेस फॉर फाइनाइट लाइफ। ठीक है, अब ध्यान देना, कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस तो मेरे को पता है, अगर मेरा क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस माइनस सिग्मा से प्लस सिग्मा फ्लक्चुएट कर रहा है तो दैट इज नथिंग बट इट इज कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस। ठीक है, और कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस में क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर वो माइनस सिग्मा से प्लस सिग्मा फ्लक्चुएट कर रहा है तो उसका जो एम्पलीट्यूड स्ट्रेस है वो सिग्मा ही के बराबर है। ठीक है, क्लियर है। अब अगर हम लोग इनफाइनाइट लाइफ के लिए डिजाइन करें तो ये जो सिग्मा एम्पलीट्यूड स्ट्रेस है क्रिटिकल पॉइंट का, वो करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट यानी एसी के बराबर या उससे कम होना चाहिए। फिर वही डिजाइन कर रहे हैं तो एसी को एसी अपॉन एफ से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन अभी हम लोग इनफाइनाइट लाइफ के लिए नहीं डिजाइन कर रहे हैं, फाइनाइट लाइफ के लिए। और फाइनाइट लाइफ के लिए डिजाइन करें तो यहाँ जो क्राइटेरिया ऑफ फेलियर होगा वो करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट ना होके क्या होगा, यहाँ अगर हम लोग क्राइटेरिया ऑफ फेलियर या यहाँ स्ट्रेंथ का बात करें कि कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस कंडीशन में अगर हम लोग फाइनाइट लाइफ के लिए क्राइटेरिया ऑफ फेलियर और स्ट्रेंथ यू कैन से फेलियर फॉर फाइनाइट लाइफ क्या होगा, जिस लाइफ के लिए डिजाइन कर रहे हैं उस लाइफ का फटी स्ट्रेंथ होगा। जैसे मान लो मेरे को 20,000 साइकिल लाइफ के लिए डिजाइन करना है तो मेरे को 20,000 साइकिल लाइफ का फटी स्ट्रेंथ पता होना चाहिए, वो इसके लिए स्ट्रेंथ हो जाएगा। अगर 30,000 साइकिल लाइफ के लिए डिजाइन करना है तो उस लाइफ का हम लोग फटी स्ट्रेंथ ले लेंगे। ठीक है, तो मान लो उसको एक बार के लिए मैं एसएफ से डिनोट कर देता हूँ, और एसएफ क्या है, इट इज फटीग स्ट्रेंथ फॉर रिक्वायर्ड लाइफ। अगर ये क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो एसएन कर से निकल जाएगा। ठीक है, तो जिस लाइफ के लिए डिजाइन करना है उस लाइफ के कोरिस्पोंडिंग ये क्या हो गया, फटीग स्ट्रेंथ। बाकी फिर इसके हिसाब से डिजाइन इक्वेशन एकदम सिंपल है। क्या होगा, सेफ होने के लिए जो क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस है, क्या मैं बोलूँ क्या, जिस लाइफ के लिए डिजाइन करो उस लाइफ का फटीग स्ट्रेंथ यानी एसएफ डेस के बराबर या उससे कम होना चाहिए। अगर डिजाइन का क्वेश्चन है तो हम लोग एसएफ डेस को रिप्लेस कर देंगे एसएफ डेस अपॉन एफएस से, उसका लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय इक्वल टू से। तो ये डिजाइन इक्वेशन हो गया फॉर फाइनाइट लाइफ अंडर कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस कंडीशन। एकदम सिंपल है। पहले तो क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस निकाल लो, फिर फेलियर क्राइटेरिया के लिए जिस लाइफ के लिए डिजाइन करो उस लाइफ का फटीग स्ट्रेंथ दिया है तो ठीक, नहीं तो एसएन कर से निकल जाएगा और यहाँ से डिजाइन हो जाएगा। तो दिस इज डिजाइन मेथोडोलॉजी फॉर कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस कंडीशन इफ यू आर डिजाइनिंग फॉर फाइनाइट लाइफ। अब इसको हम लोग एक क्वेश्चन के साथ देखेंगे तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगा। तो ये क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अ कैंटिलीवर बीम मेड ऑफ कोल्ड ड्रॉन स्टील, तो स्टील का बना हुआ है और वो कोल्ड ड्रॉन है 20 C8, जिसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ है 540 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो यहाँ डेटा लिख दे रहा हूँ, द अल्टीमेट स्ट्रेंथ SUT इज 540 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर और मेगा पास्कल। अच्छी बात है। और ये कौन सा स्टील है, कोल्ड ड्रॉन स्टील। ठीक है, ओके। Now it is subjected to completely reverse transverse load of 1000 न्यूटन एज ऑन इन फिगर, ये दिख रहा है। और ये लोड -1000 से +1000 फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ ना, इसको एक बार के लिए एज ए पी मान लेता हूँ, कि मान लो इस लोड को ना ऐसे एज ए पी दिखा दे रहा हूँ समझने के लिए। दिस लोड इज पी एंड दिस पी इज फ्लक्चुएटिंग फ्रॉम -1000 न्यूटन टू +1000 न्यूटन। अच्छा, ये पी कंप्लीटली रिवर्स है तो जाहिर सी बात है क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस भी कंप्लीटली रिवर्स होगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस निकालेंगे पी के टर्म में। ठीक है, और सीधा पी कंप्लीटली रिवर्स है तो क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस भी कंप्लीट रिवर्स होगा, और कंप्लीट रिवर्स में एम्पलीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है तो सीधा पी को उसका एम्पलीट्यूड वैल्यू से रिप्लेस कर देना तो क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस आ जाएगा। ये तरीका अपनाएंगे। ठीक है, वो कर लेंगे, बट पहले पूरा क्वेश्चन रेडी कर लेते हैं। फिगर में सारा डायमेंशन एमएम में, अच्छी बात है ना। नॉच सेंसिटिविटी फैक्टर ऑफ द फिलेट वेल्ड कैन बी टेकन एज 0.85। यहाँ फिलेट वेल्ड फिलेट है ना, यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा तो उसके लिए मेरे को नॉच सेंसिटिविटी फैक्टर दे दिया है। ठीक है, फिलेट सेक्शन के लिए कितना है, 0.85। तो जो मेरा फिलेट सेक्शन है उसका जो नो सेंसिटिविटी फैक्टर है Q, दैट इज 0.85। नाउ द एक्सपेक्टेड रिलायबिलिटी इज 90%। तो मेरे को रिलायबिलिटी दिया हुआ है कितना, 90%। अच्छा, रिलायबिलिटी के कोरस्पोंडिंग रिलायबिलिटी फैक्टर आएगा, मैं लिख ही दे रहा हूँ या बाद में लिख देंगे। फॉर 90% रिलायबिलिटी हम लोग को टेबल से पता है कि रिलायबिलिटी फैक्टर KC कितना आता है, 0.897। वो एक साथ लिख देंगे। चलो, डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द बीम फॉर 10,000 साइकिल लाइफ। इस पोर्शन का डायमीटर D है, इधर का डायमीटर 1.5 D है, तो इस पोर्शन का डायमीटर निकालना है D
बट इनफाइनाइट लाइफ के लिए नहीं, कुछ नहीं बोला होता तो इनफाइनाइट लाइफ के लिए डिजाइन करते, बट अभी बता दिया फॉर 10,000 साइकिल लाइफ, साइकिल लाइफ। अब हम लोग पहले क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस निकाले थे, तो मैं क्या करूंगा ना, वो निकालते समय एक बार के लिए लोड भले फ्लक्चुएटिंग है बट इसको कंप्लीटली रिवर्स वाला है, बट इसको एक बार स्टैटिक जैसा मान के क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस पी के टर्म में निकालेंगे। हाँ, पी कंप्लीटली रिवर्स है तो क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस भी कंप्लीट रिवर्स होगा, और उसमें एम्पलीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है, तो जैसे क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस पी के टर्म में आ गया, बाद में पी को पी के एम्पलीट्यूड से रिप्लेस कर देंगे तो क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस आ जाएगा, बट उसके लिए पहले पी के टर्म में निकालना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, अब पी के टर्म में कैसे लेके, ट्रांसवर्स लोड है तो उसके कारण बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, ठीक है, और बेंडिंग स्ट्रेस के लिए अब यहां पर देख के लगेगा ना कि सबसे ज्यादा हम लोग को ओवरऑल मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है, और ध्यान देना जहां स्ट्रेस कंसंट्रेशन है वहां पर तो अलग से फोकस करना है, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा ना, दो सेक्शन का तुम लोग को डाउट आ सकता है, एक तो या मेरे को लगेगा इस पर्टिकुलर सेक्शन क्रिटिकल हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहां पर ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन है, और दूसरा यहाँ का डायमीटर भी कम है, और इस पोर्शन में अगर इसको ए, इसको बी, इसको मैं सी बोलूं तो ध्यान देना, जैसे यहाँ दो सेगमेंट अलग है, ए बी का डायमीटर अलग है, बीसी का अलग है, तो पहले बीसी पोर्शन में कौन सा सेक्शन क्रिटिकल हो सकता है ये पता करो। तो क्या बीसी सेक्स पोर्शन में दोनों को एक बार अलग अलग क्यों देख रहा हूं, क्योंकि दोनों का डायमीटर अलग है, तो बीसी पोर्शन में सबसे क्रिटिकल सेक्शन बी होगा, बीसी में बी मतलब ये वाला सेक्शन, क्यों, क्योंकि एक तो यहाँ का बीसी पोर्शन में यहाँ का बेंडिंग सबसे ज्यादा होगा, क्यों, कैंटिलीवर बीम में फ्री एंड पे लोड लग रहा है, तो मैं फ्री एंड से जितना दूर जाऊंगा बेंडिंग बढ़ते जाएगा, ठीक है, और सेम डायमीटर के लिए अगर बेंडिंग ज्यादा है तो एलिमेंट्री इक्वेशन से यानी सॉम के इक्वेशन से ही वहां का बेंडिंग स्ट्रेस भी ज्यादा आएगा, क्लियर पॉइंट। तो यहाँ पर बेंडिंग सबसे ज्यादा है, बीसी का तो डायमीटर सेम है ना, तो बीसी पोर्शन में ये क्रिटिकल होगा, और दूसरा ये भी है कि यहाँ स्ट्रेस कंसंट्रेशन भी है, और अगर स्ट्रेस कंसंट्रेशन है तो मैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर लेके केडी निकालूंगा और केडी निकाल के एंडोरेंस लिमिट को कम करूंगा, ठीक है, ये हो गया, यस। तो बीसी में तो बी के लेंगे। अगर मैं ए बी सेगमेंट में बात करूं, ए बी मतलब इस पोर्शन में इसका डायमीटर सेम है और विच इज 1.5 डी, जो इससे ज्यादा है, तो ए बी सेक्शन में जो क्रिटिकल होगा ना वो ए होगा, ठीक है, ए बी सेक्शन में जो मेरा क्रिटिकल होगा वो ए होगा, कारण क्योंकि यहां का बेंडिंग सबसे ज्यादा है। लेकिन अब इन दोनों में ओवरऑल क्रिटिकल कौन सा होगा, ओवरऑल क्रिटिकल, बाकी ना चूंकि यहाँ तुम लोग देखोगे ना यहाँ तक का डिस्टेंस 150 है, तो यहाँ का बेंडिंग पी इंटू 150 आएगा और यहाँ का पी इंटू 170 आएगा, उतना अंतर नहीं है, ठीक है। अच्छा, बेंडिंग बढ़ रहा है तो बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा आएगा, हाँ, लेकिन डायमीटर भी तो होता है ना, जैसे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालेगा किसी पर्टिकुलर बेंडिंग एम के कारण, क्या होता है फॉर्मूला, एम अपॉन आई इंटू वाई मैक्स, सर्कुलर सेक्शन के लिए आई होगा पाई बाई 64 डी टू दी पावर 4, वाई मैक्स होगा डी बाई 2, ठीक है, इसको ये 100 में पढ़े होगे ना, उसको सिंप्लीफाई करोगे तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आएगा 32 एम अपॉन पाई डी क्यूब, ठीक है, ये हो गया। तो बीसी में ये सॉम के फॉर्मूले से यानी एलिमेंट्री इक्वेशन से मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला हो गया, और हम लोग जब भी कंप्लीटली रिवर्स या फ्लक्चुएटिंग के लिए डिजाइन करते हैं हमेशा सॉम के फॉर्मूले से ही स्ट्रेस निकालते हैं। फिर सर स्ट्रेस कंसंट्रेशन का क्या होगा, तो ये चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका, अगेन बोल रहा हूं कि अगर क्रिटिकल सेक्शन में स्ट्रेस कंसंट्रेशन है तो हम लोग केडी निकाल के, केडी क्या होता है 1/kf, एंडोरेंस लिमिट को कम करते हैं, लेकिन स्ट्रेस निकालते समय सॉम का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सॉम के फॉर्मूले से बीसी सेगमेंट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस बी का आएगा, और सॉम के फॉर्मूले से एबी में सबसे ज्यादा ए का आएगा, बट इन दोनों में ओवरऑल कहां का ज्यादा होगा तो वो अभी नहीं बता सकता, ये मत बोले ए का बेंडिंग सबसे ज्यादा है, अरे मेरे भाई ए का डायमीटर भी तो ज्यादा है ना, और जहां का डायमीटर ज्यादा है उसका बेंडिंग स्ट्रेस कम आएगा, ठीक है। तो एक बार अगर तुम लोग सॉम के ही फॉर्मूले से निकाल के देखोगे ना तो ए और बी पे बेंडिंग स्ट्रेस अभी सॉम के फॉर्मूले से क्या आ रहा है, तो अगर मैं सेक्शन बी पे बात करूं, सेक्शन बी पे ना, और सेक्शन बी में एक और चीज है, सेक्शन बी में स्ट्रेस कंसंट्रेशन है, सेक्शन ए में स्ट्रेस कंसंट्रेशन भी नहीं है, फिर भी अगर एक बार निकालें तो सेक्शन बी का जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है सॉम के फॉर्मूले से वो क्या होगा, वही 32 एम अपॉन पाई डी क्यूब, तो सेक्शन बी का बेंडिंग मोमेंट उसको एम बी बोल दे रहा हूँ, वो कितना होगा, इस सेक्शन में राइट पोर्शन को लो पी इंटू ये डिस्टेंस 150 mm, तो पी इंटू 150, ठीक है, और सर्कुलर सेक्शन के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होता है 32 एम अपॉन पाई डी क्यूब, तो इट विल बी 32 एम बी अपॉन सेक्शन बी का पाई, इसका डायमीटर स्मॉल डी क्यूब, ये कितना आ रहा है 32, इट इज पी इंटू 150 डिवाइड बाई पाई इंटू स्मॉल डी क्यूब, तो ये आ जाएगा 32 इंटू 150 डिवाइड बाई पाई, इट इज कमिंग 1527.887 अपॉन डी क्यूब, ये आएगा क्या, यस सर। दूसरी चीज यहाँ स्ट्रेस कंसंट्रेशन भी है और बी पे क्या है स्ट्रेस का, ये इसलिए अलग से लिख रहा हूं ना
क्योंकि ना अगर जहां पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन है ना, वहां का करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट अलग आएगा, और जहां स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं है उसके कंपेयर में कम आएगा। और करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट अगर कम आ रहा है तो फटीग स्ट्रेंथ जिस लाइफ डिजाइन करना है वो भी कम आएगा। तो वो फैक्टर भी देखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो बी पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन है। ठीक है, ये हो गया। वैसे ही अगर मैं सेक्शन ए पे देखूं, जब बी पे देखा तो यहाँ का डायमीटर लिया ना, क्योंकि कम डायमीटर पे स्ट्रेस ज्यादा होता है। अब सेक्शन ए पे तो एक ही डायमीटर है 1.5 डी, तो अगर यहाँ का बेंडिंग मोमेंट निकालोगे तो आएगा पी इंटू 170। हाँ या ना? हाँ सर, ये आ गया। अब यहाँ का अगर मैं सिग्मा बी मैक्स निकालूं तो वो क्या होगा, 32 ma अपॉन पाई डी क्यूब, बट यहाँ का डायमीटर इज 1.5 डी, सो 1.5 डी का होल क्यूब। ठीक है, 32, भले एम ए ज्यादा है पी इंटू 170, बट यहाँ का डायमीटर भी ज्यादा है पाई इंटू 1.5 डी का होल क्यूब। ठीक है, कितना आएगा, 32 इंटू 170 डिवाइड बाई पाई डिवाइड बाई 1.5 का क्यूब, ये ध्यान देना। ये आ रहा है 513.068 अपॉन डी क्यूब, ये आ गया। और यहां पर कोई भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं है, नो स्ट्रेस कंसंट्रेशन। अब ओवरऑल पता करो, तो अगर मैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन के हिसाब से देखूंगा तो ये क्रिटिकल होगा, क्योंकि जहां स्ट्रेस कंसंट्रेशन है जाहिर सी बात है वहां का करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट कम आएगा तो फटीग स्ट्रेंथ भी कम आएगा। ठीक है, और जहां का स्ट्रेंथ कम है वो जाहिर सी बात है ना, उसके फेल होने का चांस ज्यादा है। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन के हिसाब से कौन सा सेक्शन क्रिटिकल है, बी। अगला मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस के हिसाब से देखोगे, जो सॉम के फॉर्मूले से है, तो उसके हिसाब से भी बी क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ का मैक्सिमम स्ट्रेस 1527.887 अपॉन डी क्यूब, यहाँ का 513.068 अपॉन डी क्यूब, तो ये ज्यादा है क्या, तो इस हिसाब से भी बी क्रिटिकल हुआ क्या। तो यहाँ ओवरऑल क्रिटिकल सेक्शन मेरा बी है। क्लियर, और एक ही क्रिटिकल सेक्शन मिल रहा है तो डिजाइन में कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर ये ज्यादा आता, ये तो यहां पर क्या होता है ना, फिर बेंडिंग स्ट्रेस के हिसाब से ये क्रिटिकल और स्ट्रेस कंसंट्रेशन के हिसाब से ये क्रिटिकल। तो हम लोग क्या करते हैं ना, दोनों के हिसाब से डायमीटर निकालते हैं, क्योंकि दोनों में ओवरऑल क्रिटिकल कौन सा नहीं बता पाऊंगा। और जाहिर सी बात है ना, ज्यादा सेफ डिजाइन से डायमीटर ज्यादा आएगा, क्योंकि ना एक्चुअली स्ट्रेस जितना कम आता है वो सेफ होने का चांस उतना ज्यादा होता है। तो एक्चुअली स्ट्रेस के फॉर्मूले में डायमीटर नीचे आ रहा है, तो कब कम होगा, जब डायमीटर ज्यादा हो। तो फिर दोनों क्राइटेरिया से डायमीटर निकालता, जिससे ज्यादा आएगा उसको आंसर लेता। बट अभी वो कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि अभी कंफर्म है कि एक ही यही क्रिटिकल है। क्यों, क्योंकि यहाँ का मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का जो सॉम के फॉर्मूले से आया है एक्सप्रेशन वो भी ज्यादा है, और यहाँ स्ट्रेस कंसंट्रेशन भी है। ठीक है, तो सिंस एट बी, ओके, दो चीज हो रहा है ना, एक तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो रहा है, तुम लोग उसको अपने शब्दों में लिख देना, स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज देयर, एंड उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर निकाल के केडी निकाल के एंड्योरेंस लिमिट को करेक्ट करके वो कर लेंगे। एंड सेकंड, बेंडिंग स्ट्रेस इज मैक्सिमम, ये सॉम के फॉर्मूले से ही मैक्सिमम है, इज मैक्सिमम। क्लियर पॉइंट, हेंस बी इज ओवरऑल क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, और जैसे ही ये क्रिटिकल सेक्शन पता चल गया तो यहाँ का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस निकालो, क्योंकि यहाँ का स्ट्रेस को अब मैं अलग से दिखा दूं, जो बी का स्ट्रेस आया है इसको मैं सिग्मा बी मैक्स सेक्शन बी बोल दे रहा हूँ ना। ठीक है, उसी को एक बार के लिए मैं सिग्मा से डिनोट कर दे रहा हूँ, सिग्मा बी मैक्स जो सेक्शन बी का है, और वो कितना आएगा, वन, सॉरी पी छूट गया था ना, इट इज पी, यहाँ भी पी है ना, पी छूट गया है, 1527.887 पी अपॉन डी क्यूब। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना ना। ठीक है, यस, पी अपॉन डी क्यूब। ठीक है, अच्छा, अब ये पी माइनस 1000 से प्लस 1000 फ्लक्चुएट करा है, तो क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस भी माइनस 1527.887 1000 अपॉन डी क्यूब से प्लस 1527.887 इंटू 1000 अपॉन डी क्यूब फ्लक्चुएट करेगा, मतलब कंप्लीटली रिवर्स। और कंप्लीटली रिवर्स में उसका एम्पलीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है, और वो एम्पलीट्यूड स्ट्रेस निकालने के लिए, ठीक है, पी को क्या रिप्लेस कर दो, उसके एम्पलीट्यूड से रिप्लेस कर दो। और अगर P माइनस 1000 से प्लस 1000 फ्लक्चुएट करा तो उसका एम्पलीट्यूड वैल्यू P के बराबर ही यानी 1000 न्यूटन होगा क्या। तो अगर मैं P को एम्पलीट्यूड से यानी 1000 न्यूटन से फ्लक्चुएट कर दूं तो क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस आ जाएगा, और वो कितना आएगा, 1527.887 इंटू 1000 अपॉन डी क्यूब। तो ये क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस होगा। क्लियर है, यस। अब डिजाइन करने के लिए स्ट्रेंथ, और अभी हम लोग को 10,000 साइकिल लाइफ के लिए डिजाइन करना है, तो उस लाइफ का फटी स्ट्रेंथ पता करना पड़ेगा, बट उसके लिए पहले करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट पता करोगे। यस,
अब करेक्टेड के लिए पहले तो क्या लगेगा, स्टैंडर्ड एंडोरेंस लिमिट, वही नहीं दिया है क्वेश्चन में और वो नहीं दिया है, तो स्टील के लिए हम लोग का स्टैंडर्ड एंडोरेंस लिमिट हमेशा कितना लेके चलेंगे, 0.5 टाइम्स ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ यानी SUT। और 0.5 SUT मेरे को पता है कितना है, 540 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो 0.5 इंटू 540, हाउ मच इट इज कमिंग, 0.5 इंटू 540, ये आ रहा है 270 मेगा पास्कल और न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट निकालने के लिए सारे करेक्शन फैक्टर एक एक करके, पहला आता है के, व्हाट इज के, इट इज सरफेस फिनिश फैक्टर। और सरफेस फिनिश फैक्टर में मेरे को अभी स्टील बताया क्या, कौन सा है, कोल्ड ड्रॉन स्टील, ये चार्ट होता है ना, तो अगर तुम लोग देखोगे ना कोल्ड ड्रॉन या मशीन्ड वाला चार्ट, ये है किसका, सरफेस फिनिश फैक्टर के का, ठीक है। और इसका जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो कितना है, 540। 540 कहाँ आएगा, जैसे ये 400 100 का है, ये 500 600, 540 यहाँ कहीं आएगा, लम सम वैल्यू निकालेंगे ना, ठीक है। बस जो वैल्यू तुम लोग को लग रहा है ना अप्रोक्सीमेट हो सकता है, उसको डिजाइन डेटा बुक से करके लिख देना, ठीक है। इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं वो देखूं क्या, ये चार्ट तुम लोग को डिजाइन डेटा बुक में मिलेंगे ना, क्या सरफेस फिनिश फैक्टर इतना आएगा, ठीक है। ये लगभग देखोगे ना तो 0.8 से थोड़ा कम है, जैसे ये 0.6, ये 0.7, ये 0.8, उससे थोड़ा कम है, तो इसको मैं 0.78 या 0.79 ऐसा ले सकते हो, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन ही करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, ये हो गया। तो इसको मैं 0.78 ले लेता हूँ, ठीक है। और 0.78 लोगे तो मैं लिखूँ क्या, फॉर कोल्ड ड्रॉन स्टील of SUT 540 न्यूटन पर mm स्क्वायर, द सरफेस फिनिश फैक्टर K इज अप्रोक्सीमेटली 0.78। कहाँ से पता चला, फ्रॉम डिजाइन डेटा बुक। अगला आता है KB साइज फैक्टर। अब यहाँ दिक्कत है, KB तो डायमीटर के रेंज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे पर जब पर्टिकुलर डिजाइन कर रहे हैं ना, और डायमीटर ही तो निकालना ऑब्जेक्टिव दिया थोड़ी है, तो हम लोग एक बार के लिए मान के चलेंगे ना, एज्यूम, क्योंकि ज्यादातर केस में इस रेंज पे आता है, डायमीटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7.5 mm एंड लेस देन इक्वल टू 50 mm। और इस रेंज के लिए जो साइज फैक्टर के बी होता है वो होता है 0.85। तो पहले इतना लेके डिजाइन करो, सच में डायमीटर इस रेंज पे आया तो खत्म, कोई एजम्पशन में दिक्कत नहीं है। अगर 50 से ज्यादा आया तो मेरे को के बी अलग लेना पड़ेगा, इससे कम आया तो के बी 1 लेके वापस एक निकालना पड़ेगा। बट अभी इस रेंज पे मानो तो मेरा साइज फैक्टर के बी कितना होगा, 0.85। अगला रिलायबिलिटी फैक्टर केसी, तो मेरे को रिलायबिलिटी दिया है क्या, 90%। एंड फॉर 90% रिलायबिलिटी, इसका तो मैं चार्ट बताया हूँ, सॉरी, फॉर 90% रिलायबिलिटी, फॉर 90% रिलायबिलिटी, जो हम लोग का रिलायबिलिटी फैक्टर केसी होता है कितना होता है, 0.897। अगला केडी, केडी क्या है, फैक्टर टू कंसिडर स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, स्ट्रेस कंसंट्रेशन। और उसके लिए मेरे को फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर निकालना पड़ेगा ना, है ना। नाउ हम लोग किसका कैलकुलेशन करें, केडी ऑफ केएफ। और केएफ के लिए क्या चाहिए, क्यू और केटी, तो क्यू तो दिया हुआ है, केटी, और जो मेरा क्रिटिकल सेक्शन है उसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन है ना, यहाँ स्ट्रेस कंसंट्रेशन है ना, तो मेरे को स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे, एक तो यहाँ ट्रांसवर्स लोड लग रहा है, यानी बेंडिंग बेंडिंग स्ट्रेस वाला पार्ट आ गया। और बेंडिंग स्ट्रेस वाले पार्ट में क्या है, ये अचानक इसका डायमीटर या चेंज हो रहा है और फिलेट वेल्ड है, तो उसके लिए हम लोग को ना जो डिजाइन डेटा बुक में उसमें ये चार्ट होता है, यहाँ देखोगे ना तो डायमीटर कम हो रहा है और इसमें बेंडिंग स्ट्रेस लग रहा है, वही तो है ना, ठीक है। जस्ट एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, तो ध्यान देना, मैं एक सेकेंड क्यों बोल रहा था, ये गलती हो सकता है तुम्हारा, तुम लोग ना करो इसलिए। इस चार्ट में क्या गलती है, एक्चुअल में हम लोग का जो बीम है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, ये सर्कुलर नहीं, ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का, जिसका थिकनेस h है, ये ध्यान देना। तो कई बार ना गलती से कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, क्योंकि ना डेटा बुक में ना जनरली ये वाला चार्ट पहले रहता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन का, तो लोग देखते हैं बेंडिंग, अच्छी बात है, कैप डी चेंज हो रहा है अचानक, अच्छी बात है, फिलेट है, ठीक है। तो ये वाला चार्ट से केटी निकाल लेते हैं, नहीं, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ये डिजाइन डेटा बुक से ही लिया हुआ चार्ट है ना, वो तुम लोग को डिजाइन डेटा बुक में मिलेगा, ठीक है। मैंने अभी वही भंडारी का डिजाइन डेटा बुक यूज किया, वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ध्यान देना, क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है और बेंडिंग, और अचानक डायमीटर चेंज हो रहा है विथ फिलेट, तो ये वाला चार्ट हम लोग को यूज करना है, ठीक है। तो ये गलती मत करना, इसलिए मैं बता दिया, ठीक है। अब अगर हम लोग जो जहां पर क्रिटिकल सेक्शन है
वहां पर देखेंगे तो वहां डायमीटर चेंज हो रहा है, कहां से कहां, 1.5D से स्मॉल डी। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं वो निकालूं तो फॉर क्रिटिकल सेक्शन इफ विल कैलकुलेट कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, मतलब उसके हिसाब से, तो उसका कैपिटल डी 1.5 स्मॉल डी है, और स्मॉल डी तो स्मॉल डी है ही, तो ये कितना आएगा 1.5। अच्छा, तो ये हो गया। और कैपिटल, सॉरी, यहाँ 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 ना देखो, वही मिस्टेक मेरे से भी हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ ना फॉर क्रिटिकल सेक्शन कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इज 1.5 स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी, इट इज 1.5। ठीक है, ये हो गया ये चलो। और वेरियस कैपिटल डी बाई स्मॉल डी के लिए, वेरियस कैपिटल डी बाई स्मॉल डी के लिए हम लोग को केटी का ग्राफ दिया हुआ है, बट उसमें अगर हम लोग एक्स एक्सिस में देखेंगे तो यहाँ क्या रहा है, स्मॉल आर बाई स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या है, ये छोटा वाला डायमीटर है, बट स्मॉल आर क्या है, इस फिलेट का रेडियस है, इट इज द रेडियस ऑफ दिस फिलेट। अच्छा, अभी अगर हम लोग ओरिजिनल सेक्शन पे देखें तो जो फिलेट का रेडियस है वो 0.25D, और छोटा वाला डायमीटर तो स्मॉल डी है ही, तो अगर मैं इसके लिए स्मॉल आर बाई डी निकालूंगा तो स्मॉल आर बाई डी इज 0.25 स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी, हाउ मच इट इज कमिंग, 0.25। तो ये कैपिटल डी बाई स्मॉल डी का ग्राफ देखो, और इस स्मॉल आर बाई स्मॉल डी यानी 0.25 के कोरस्पॉन्डिंग केटी कैलकुलेट कर लो। तो अगर मैं फ्रॉम डिजाइन डेटा बुक, तुम लोग को सिंपली ये लिखना है फ्रॉम डिजाइन डेटा बुक, दैट्स इट, और जो भी केटी का वैल्यू हो लिख दो, डेटा बुक, ये सब चार्ट तो डेटा बुक में रहता है, ये बस उसे केटी कॉपी देख के लिख लो। तो पहले स्मॉल आर बाई स्मॉल डी कितना है, 0.25, तो ध्यान देना ये 0.2, ठीक है, ये 0.22, 24, 26, 28, 0.3, मतलब दो दो का डिफरेंस है ना, 0.02 का, तो ये 0.02, 0.22, 0.24.2, तो 0.25 यहाँ आएगा क्या इसके बीच में, यस, ठीक है, ये हो गया। अब अगला कैपिटल डी बाई स्मॉल डी 1.5, उसका चार्ट ये है, ध्यान से फोकस करना, ये यहाँ कहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ कहीं आ रहा है, अच्छी बात है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग के टी कितना आएगा, अब ध्यान देना, ये 1.2 है, ये 1.3 है, ये 1.4, तो लगभग ये उसके बीच में आ रहा है क्या, तो केटी कितना लेंगे, 1.3 और 1.4 के बीच में, यानी 1.35। सर 1.36 ले ले क्या, अरे हाँ ले सकते हो, क्योंकि एग्जैक्ट हम लोग तो ग्राफ इसके लेके ड्रॉ नहीं किया ना, ठीक है, तो लगभग अप्रोक्सीमेट, तो लगभग ये मेरे को बीचों बीच दिख रहा है, इसलिए मैं केटी कितना ले ले रहा हूँ, 1.35। ठीक है, तो इस तरीके से ले लेना, तो मेरे को डिजाइन डेटा बुक से पता चला कि हाउ मच केटी इज 1.35। ठीक है, ये हो गया। और जैसे ही मेरा को डिजाइन डेटा बुक से केटी पता चल गया, यहाँ मैं सिंपली लिख दे रहा हूँ, या चलो उसके बाद ही लिख देते हैं, जहाँ कैलकुलेशन समझाए उसके बाद ही, ठीक है। तो मेरे को फ्रॉम डिजाइन डेटा बुक केटी पता चल गया, कितना है, मेरा ऑब्जेक्टिव है केडी कैलकुलेट करना, केडी पता चल गया 1.35। अच्छा, क्यू तो दिया हुआ है उस क्रिटिकल सेक्शन का, नो सेंसिटिविटी फैक्टर, ठीक है, कितना दिया हुआ है क्यू, 0.85, सो क्यू इज 0.85, तो मेरा क्या निकल जाएगा यहाँ से, केडी इज 1, सॉरी पहले के एफ निकालना पड़ेगा उसके लिए, व्हाट इज के एफ इज 1 प्लस क्यू इन ब्रैकेट के टी माइनस 1, यस, के एफ is equal to 1 plus q is 0.85 in bracket kt is 1.35 minus 1, तो यहाँ से के एफ फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर आ जाएगा, कितना आ रहा है वो, ठीक है, कैलकुलेटर ले लेते हैं दोस्त, यस, तो इट इज कमिंग 1.35 माइनस 1 इंटू 0.85 प्लस 1, यू कैन चेक कैलकुलेशन, ये आ रहा है 1.2975, और जैसे ही आ गया तो देयर फोर kd is nothing but it is 1 upon kf, yes, so 1 upon kf is 1.2975, so how much kd is coming, 1 divided by answer, it is coming 0.771, yes, so this is kd, yes, तो के हो गया, के बी हो गया, के सी हो गया, के डी, अगला लोड फैक्टर के एल, तो यहाँ बेंडिंग स्ट्रेस ही वाला कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस आ रहा है, तो उसके लिए लोड फैक्टर 1 ही होगा, ठीक है, तो के एल इज 1, वाई 1, बिकॉज कंप्लीटली रिवर्स बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है, और कोई फैक्टर के बारे में नहीं बात किया है, तो सब 1 लेके चलेंगे, और ये फैक्टर्स का यूज करके क्या निकालेंगे हम लोग, करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट, तो क्या हो जाएगा, करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट, मेरे को स्टैंडर्ड एंड्योरेंस लिमिट पता है, ऐसी स्टैंडर्ड, इसमें सारे फैक्टर, तो के सरफेस फिनिश फैक्टर, के बी साइज फैक्टर, के सी रिलायबिलिटी फैक्टर, के डी फैक्टर टू कंसिडर स्ट्रेस कंसंट्रेशन, के एल लोड फैक्टर, तो क्रिटिकल सेक्शन के लिए क्या आ जाएगा, करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट कितना आएगा, एस ई के कितना है हम लोग का, देखते जाओ,
के कितना है 0.78, के भी हम लोग एज्यूम किए 0.85, के सी इज 0.897, के डी अभी निकाले, के डी कितना आया 0.771, के एल इज 1 इंटू स्टैंडर्ड एंडोरेंस लिमिट वो कितना है 270 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। यस, यहाँ से क्या निकल जाएगा एस ई दैट इज करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट कितना आ रहा है ये 0.78 इंटू 0.85 इंटू 0.897 इंटू 0.771 इंटू 1 इंटू 2 क्या रहा है लमसम 123.801 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर और मेगा। ठीक है, अब इनफाइनाइट लाइफ के लिए डिजाइन नहीं करना है, पता चला इसको लेके डिजाइन कर लिया। अब मेरे को क्या निकालना पड़ेगा 10,000 साइकिल लाइफ के लिए फटीग स्ट्रेंथ, क्योंकि उस लाइफ के लिए डिजाइन करना, तो वो एस एन कर से निकलेगा। और एस एन कर हम लोग लॉग पेपर में ड्रॉ करेंगे, कैसा बनता है। ठीक है, तो वाई एक्सेस में हम लोग लेंगे लॉग ऑफ फटीग स्ट्रेंथ, ये सब बेस 10 वाला होता है। एक्स एक्सेस में लॉग ऑफ लाइफ बेस 10 वाला, और हम लोग एस एन कर किस तरीके से हमेशा ड्रॉ करेंगे ऐसा। ठीक है, ये हो गया ना। ये इस पॉइंट पे जहां पर ये कर एसिम्प्टोटिक हुआ है, इसके कोरिस्पोंडिंग जो फटीग स्ट्रेंथ है वो एंडोरेंस लिमिट के बराबर होगा। तो वाई एक्सेस में लॉग ऑफ फटीग स्ट्रेंथ आ रहा है, तो लॉग ऑफ एस ई बेस 10 वाला। ठीक है, और एस ई हम लोग निकाल चुके हैं, तो वैल्यू के साथ लिख दे रहा हूँ, कितना है 123.801, ये आ गया। और इसके कोरिस्पोंडिंग जो लाइफ अगर नहीं दिया है तो 10⁻6 होता है, और लॉग 10⁻6 करोगे तो ये 6 आएगा। अच्छा, इस लाइन के किसी और पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो एक और पॉइंट का चाहिए, वो नहीं दिया है, तो हम लोग हमेशा क्या लेके चलेंगे, इस पॉइंट के कोरिस्पोंडिंग जो लाइफ होगा 1000 साइकिल लाइफ होगा, और इसके कोरिस्पोंडिंग जो फटीग स्ट्रेंथ है वो 0.9 एसयूटी के बराबर होगा। तो इसके कोरिस्पोंडिंग लाइफ 1000, और लॉग 10⁻1000 या लॉग 10⁻3 करोगे तो ये 3 आएगा। तो इसका जो वाई एक्सिस हो कितना होगा लॉग 0.9 एसयूटी, और एसयूटी कितना है 540, सीधा वैल्यू लिख रहा हूँ ना मैं, ये कितना आएगा ये 0.9 इंटू 540, यही है ना, लॉग बेस 10 वाला 486। तो अब इसके किसी भी इंटरमीडिएट पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो इसके अगर इस पॉइंट को मैं 1 बोलूँ जो नोन है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट x1, वाई कोऑर्डिनेट y1, इस पॉइंट को 2 बोलूँ तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट x2, वाई कोऑर्डिनेट y2। तो कोई भी इंटरमीडिएट पॉइंट ले लो, उसका एक्स कोऑर्डिनेट को x और वाई कोऑर्डिनेट को y बोलो, और तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहा है। तो बाई इंटरपोलेशन इनको कैसे रिलेट कर सकते हैं, बाई इंटरपोलेशन इनको कैसे रिलेट कर सकते हैं, इट विल बी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 विल बी इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, जो पैटर्न x के साथ वही RHS में y के साथ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो x माइनस x1 0.1 का x कोऑर्डिनेट विच इज 3, हड़बड़ाना मत, अपॉन x2 0.2 का x कोऑर्डिनेट विच इज 6, माइनस x1 0.1 का x कोऑर्डिनेट विच इज 3, दैट इज इक्वल टू y माइनस y1, y1 0.1 का y कोऑर्डिनेट इट इज log 486 बेस 10 वाला ना। यस, तो log बेस 10 वाला 486 अपॉन y2 माइनस y1, y2 0.2 का y कोऑर्डिनेट विच इज log 123.801, log 123.801 माइनस y1, y1 इज log 486। जैसे किसी भी x कोरिस्पोंडिंग y कोरिस्पोंडिंग, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता है, x माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 3 इज 3, इट इज y माइनस। ठीक है, और यहाँ मैं बताया हूँ हर कैलकुलेशन कम से कम 4 से 5 डेसिमल प्लेस तक करना, क्योंकि जब एंटी लॉग लोगे, क्योंकि बाद में एंटी लॉग लेना पड़ेगा तो वेरिएशन ज़्यादा होता है। ये लॉग, और कैलकुलेटर में एलओजी बेस 10 वाला लॉग होता है ना, तो लॉग 486 यार है 2.68664, कैलकुलेशन चेक करें नीचे, लॉग 123.801 माइनस लॉग 486, कैलकुलेशन चेक कर लेना यार है माइनस 0.59391, इसको इक्वेशन 1 बोल रहे हैं। ठीक है, yes. अब मेरे को क्या निकालना है 10,000 साइकिल लाइफ के लिए फटीग स्ट्रेंथ निकालना है ना, तो एक्स उसके फटीग स्ट्रेंथ को मान लो ऐसे बोला, तो एक्स एक्सिस में लाइफ का लॉग आ रहा है, तो अगर मैं एक्स को लॉग 1000 से रिप्लेस कर दूं तो मेरे को उसके कोरिस्पोंडिंग जो फटीग स्ट्रेंथ है यानी एस एफ, उसका लॉग मिल जाएगा क्या, यानी वाई लॉग एस एफ के बराबर होगा क्या। तो अगर मैं यहाँ पुट करूं एक्स को लॉग 10,000 से, क्योंकि इस लाइफ के लिए डिजाइन करना है ना। ठीक है, ये हो गया, और बेस 10 वाला लॉग है, और लॉग 10,000 का वैल्यू भी निकाल लो कितना होता है एलओजी, ये आई थिंक होगा 4 ना, क्योंकि लैक 10⁻4 यानी 4। ठीक है, तो y क्या होगा, इसके कोरिस्पोंडिंग जो फटीग स्ट्रेंथ है जिसको एस एफ बोला हूँ उसका लॉग यानी लॉग एस एफ, ये पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा x इज 4 माइनस 3 अपॉन 3, कैलकुलेशन चेक कर लेना, दैट इज इक्वल टू लॉग एस एफ बेस 10 वाला माइनस 2.68664
68664 अपॉन -0.59391, -0.59391। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, log SF की वैल्यू निकल जाएगी। कितनी आएगी, 4 - 3 1/3 इंटू -0.59391 प्लस 2.68664, ये आ रहा है 2.48867। क्लियर है। एक बार और कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड। 2.48867, यस करेक्ट है ना। और 10,000 साइकिल लाइफ के लिए डिजाइन करना है ना, वो भी देख लेता हूँ, पता चला किसी और लाइफ के लिए डिजाइन करना है। यस, उतने के लिए डिजाइन करना है, ठीक है। तो जिस लाइफ के लिए डिजाइन करना है उस लाइफ का फटीग स्ट्रेंथ आ गया, लॉग SF आ गया, तो अब SF भी निकल जाएगा, उसका एंटी लॉग ले लो। और बेस 10 का एंटी लॉग लोगे तो ये तो SF बन जाएगा, और ये 10 टू द पावर में चला जाएगा, तो 10 टू द पावर 2.48867। तो यहाँ से SF निकल जाएगा, क्या कितना आएगा, 10 टू द पावर 2.48867। ये आ रहा है 308.085 मेगा पास्कल और न्यूटन पर mm²। तो ये जिस लाइफ के लिए डिजाइन करना है, क्या आ गया, उस लाइफ का फटीग स्ट्रेंथ। और जैसे ही आ गया तो अब मैं डिजाइन इक्वेशन लिख सकता हूँ। मेरे को पता है फॉर कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस कंडीशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, या अंडर कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस कंडीशन फॉर फाइनाइट लाइफ, क्या होता है डिजाइन इक्वेशन, क्रिटिकल पॉइंट का जो एम्पलीट्यूड स्ट्रेस है वो जिस लाइफ के लिए डिजाइन कर रहा हूँ उस लाइफ का फटीग स्ट्रेंथ, जिसको अभी ऐसे बोला उसके बराबर या उससे कम होना चाहिए। डिजाइन करे तो SF को SF अपॉन FS से रिप्लेस कर दोगे, उसका लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय इक्वल टू से। तो क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस, उसका एक्सप्रेशन क्या आया है, 1527.887 इंटू 1000 अपॉन D³ 1587.887 इंटू 1000 अपॉन D³, दैट इज इक्वल टू फटीग स्ट्रेंथ कितना है, 308.085। यस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है क्या, अगर नहीं दिया है ना तो फिर लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय एक बार फैक्टर ऑफ सेफ्टी को 1 ले लोगे, मतलब ओवरऑल सेफ वैल्यू पूछा है तो वो एक बार चेक कर लो। क्या फैक्टर सेफ्टी दिया है, कैंडिलीवर बीम इज सब्जेक्टेड टू अ कंप्लीटली रिवर्स लोड इन ऑन डायमेंशन, नो फैक्टर कैन बी टेकन एज इतना एक्सपेर डायमीटर D फॉर द बीम फॉर लाइफ। तो अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं दिया है ना तो हम लोग 1 लेके निकालेंगे, मतलब विदाउट टेकिंग एनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग को लेके निकालना है, ठीक है। ये ध्यान रखना ना, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा ना, मतलब ये जस्ट सेफ वैल्यू पूछ रहा है कि जब सिग्मा इसके बराबर है तो कितना डायमीटर होना चाहिए। तो अभी हम लोग कितना फैक्टर सेफ्टी लेके निकाल रहे हैं, 1। यहाँ से कितना आ जाएगा, 1587.887 इंटू 1000 डिवाइड बाई 308.085 देन क्यूबिक रूट। यहाँ से डायमीटर आ रहा है 17.274। क्लियर पॉइंट। तो और ये 7.5 से 50 इस रेंज पे ही आया ना, तो हम लोग KB जो साइज फैक्टर लिए थे वो सही है, 0.8। क्लियर है। तो इसका ओवरऑल सेफ डायमीटर कितना आ गया, 17.274 mm। तो इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। तो ये डिजाइन हो गया अंडर कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस कंडीशन फॉर फाइनाइट लाइफ। ओके।